नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और सोम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपना अगला लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज को। ठीक है, जैसा कि पहला चैप्टर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सोम या मॉस जो भी आप नाम से उसको जानते हो, उसमें पहला चैप्टर आपका जो पढ़ना था वो पढ़ना था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, अब इस सीरीज में देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से हमारा जनरल मतलब, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बेसिकली हमें मतलब है मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से। यहाँ प्रॉपर्टीज से मतलब क्या हम लोगों का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से। ठीक है, चलिए चैप्टर को तो आगे बढ़ाते हैं। कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। कोई भी आपको क्वेरी होगी ना, तो सबसे पहले आप मुझसे पूछने के बजाय एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। लाइक नोट्स वगैरह लेनी हो या कुछ भी हो, या फिर आपको कोई बात मुझ तक पहुंचानी हो, तो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, उसमें कुछ फ्री नोट्स मिल जाएंगे आपको। जो नोट्स फ्री होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको डाल दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए सब लोग फटाफट से। क्योंकि आप कि एग्जाम के लास्ट टाइम ना बहुत सारी चीजें मुझे भेज भेज करके पढ़ाना पड़ता है। लाइक कोई सॉल्व पेपर भेज दिया है, कुछ भी भेज दिया, तो उसको आप नीचे टेलीग्राम ज्वाइन करके जुड़ जाइए, उसमें बात करेंगे लोग। ठीक है, मतलब कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो लिंक। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं हम लोग इसमें टॉपिक में क्या क्या बात करनी है। तो मैंने बताया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ना है, और बेसिकली यहाँ पर उसका कौन सा प्रॉपर्टी पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि लोड के इफेक्ट में वो कैसा बिहेव करेगा, ये चीज हमें जानना है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है, मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मैकेनिकली वो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, मैकेनिकल शब्द का मतलब होता है यांत्रिक, यानी कोई बल की बात करेगा वो। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि किसी भी बॉडी पर अगर हम लोड अप्लाई करें तो उसमें दो चीज हो सकती है। ठीक है, दो चीज हो सकती है। पहला चीज हो सकता है कि वो अच्छा पूरे मैकेनिक्स को, असल में सोम भी एक तरह का मैकेनिक्स है। अगर मैं आपको बहुत जनरल क्लासिफिकेशन करूं तो देखिए मैकेनिक्स शब्द का मतलब होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी स्ट्रक्चर पर मैकेनिकली वो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स को भी हम लोग तीन पार्ट में अगर डिवाइड करें कि मैकेनिक्स जो है वो तीन तरह से डील करता है। कौन कौन से डीलिंग करता है मैकेनिक्स, तो अगर हम लोग किसी रिजिड बॉडी का अगर हम लोग स्टडी करते हैं, दूसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी डिफॉर्मेबल बॉडी का एनालिसिस कर लें, और तीसरा चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी फ्लूइड मतलब किसी भी तरल का मैकेनिक्स मतलब लोड के इफेक्ट में अध्ययन कर लें। तो तीनों अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम रिजिड बॉडी पर पढ़ेंगे तो इसको हम लोग जनरल मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है ना, मैकेनिक्स का मतलब लोड का इफेक्ट में अगर हम रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये चैप्टर आप इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे, आपने इंटरमीडिएट में भी ये चैप्टर पढ़ा होगा मैकेनिक्स वाला, जितना भी पार्ट मैकेनिक्स है ना वो सब आप इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि फिजिक्स का जो पहला कुछ चैप्टर होता है इंटरमीडिएट में वो मैकेनिक्स का ही पोर्शन होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, लाइट और ये सब चीजें उसमें ऑप्टिक्स ये सब आ जाती हैं, लेकिन पहला पोर्शन मैकेनिक्स का होता है। दूसरा डिफॉर्मेबल बॉडी की जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग बात करने लगते हैं किसका, सोम का या फिर मॉस का, यानी जब लोड लगेगा किसी डिफॉर्मेबल। अच्छा देखिए आइडियली कोई बॉडी तो रिजिड होती नहीं है, एक लिमिट के बाद हर बॉडी डिफॉर्मेबल हो जाती है। ठीक है ना, बस उसके लिमिट से ज्यादा लोड लगाएंगे तब। अब कोई बॉडी रिजिड तब कही जाती है जब बहुत ज्यादा लोड के इफेक्ट में भी वो डिफॉर्म ना हो। ठीक है, और फ्लूइड पर जब हम पढ़ने लगेंगे तो वही सब्जेक्ट हम लोग का बन जाता है क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम लोग ये तो समझ गए हैं कि सोम पढ़ने का मतलब होता है हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी का ही मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी इज कॉल्ड सोम। इज दैट क्लियर। तो हमने ये समझ लिया कि हमें रिजिड वाला पोर्शन फर्स्ट ईयर में पढ़ाना है, डिफॉर्मेबल बॉडी का सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, और फ्लूइड का भी इसी सेमेस्टर में आपके है यूपी वालों के, बाकी सबका अलग अलग है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स या जिसको हाइड्रोलिक्स बोलते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले सोम के कुछ पोर्शन पढ़ लें, उसके बाद फिर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी के मैकेनिक्स को ही सोम या मॉस कहते हैं, या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स जिसको आप लोग कह रहे हैं। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स तो आप जाने गए, हाइड्रोलिक्स की बात मैं कर रहा हूं। तो ये चीज आप लोगों ने समझ लिया। चलिए, ये पता चला कि किसी बॉडी पर लोड लगाने पर उस बॉडी का जो बिहेवियर शो करेगा वही उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है। अब एक चीज को यहां ध्यान से समझिएगा जरा बहुत अच्छे तरीके से।
कि देखिए बॉडी पर जब लोड लगता है ना, तो मैंने कहा कि अब हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो आप रिजिड को तो मत दिमाग में रखिएगा। तो जब भी हम डिफॉर्मेबल बॉडी की बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी, ठीक है। तो देखिए जब भी लोड के इफेक्ट में, इफेक्ट ऑफ लोड में, अगर इफेक्ट ऑफ लोड, तो इसको तो हमने बांटा था कि डिस्प्लेसमेंट कर देगा या फिर डिफॉर्म कर देगा, लेकिन अब जब हम डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ रहे हैं तो डिफॉर्मेशन भी दो तरह की हो जाती है, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ लोड में अगर हम लोग कहें तो दो चीजें हो सकती हैं। एक चीज हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, ये कल मैंने बताया था लेक्चर में आपको, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा चीज हो सकता है डिफॉर्मेशन। और डिफॉर्मेशन में मतलब ध्यान रखिएगा, डिफॉर्मेशन भी दो तरह की होती है, डिफॉर्मेशन भी दो तरह की होती है। एक होती है टेम्पोरी, टेम्पोरी, और दूसरी होती है परमानेंट। परमानेंट यानी टेम्पोरी डिफॉर्मेशन और परमानेंट डिफॉर्मेशन, दो टाइप की डिफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब इनको आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, तो आपको आधी प्रॉपर्टी तो मटेरियल की इसी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि टेम्पोरी डिफॉर्मेशन क्या है और परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या हो। समझ में आ रही है चीजें कि टेम्पोरी डिफॉर्मेशन क्या है और परमानेंट डिफॉर्मेशन क्या है, क्लियर है। अब देखिए जरा यहाँ पे टेम्पोरी डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। इफ वी अप्लाई a force on a body and it get deformed temporarily and after removal of load it regains its original shape। इसका मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो लोड के प्रभाव में वो बॉडी टेम्पररी डिफॉर्म हो जाती है, मतलब वो अपना शेप बदल लेती है, और आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब अपना लोड हटाने पर वो वापस से अपने पुराने शेप और साइज में आ जाती है। तो दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड टेम्पोररी डिफॉर्मेशन। एंड इफ इट गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड, दैट मींस अगर लोड के इफेक्ट में हमने लोड रिमूव करा उसके बाद भी इसमें डिफॉर्मेशन इसकी मतलब हटी नहीं, ये अपना शेप रीगेन नहीं किया, तो दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो कोई भी इलास्टिक मटेरियल उसको खींचेंगे आप, अच्छा ये इलास्टिक से मैं बार बार कहूंगा, जो आप इलास्टिक समझते हैं मैं उस इलास्टिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इलास्टिक मटेरियल की बात कर रहा हूं, वो क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इलास्टिक मटेरियल पर जब लोड लगता है तो वो अपना शेप और साइज बदलता है और फिर छोड़ने पर वापस अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि वो उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ था। और जैसे एक मान लीजिए गुना हुआ आटा है, सपोज करिए आपने घर में आटा गूंथते होंगे, आप देखे होंगे कि जब उसको आप एक तरह से या फिर कोई चिकनी मिट्टी का आप कोई चीज बनाते हो, खिलौना वगैरह, तो आप उसको देखे होंगे कि अगर आप उसको एक शेप में बना दिए तो फिर से वो अपना शेप रीगेन, जैसा मोड़ेंगे वैसा ही मुड़ जाएगा। तो वैसे मटेरियल को हम लोग प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं और इस टाइप के डिफॉर्मेशन को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें पूरी तरीके से। तो चलिए अगर आपने टेम्पोरी और परमानेंट डिफॉर्मेशन समझा है तो देखते हैं कि ये क्या करता है। एक चीज जान लीजिए, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल हो, वो सबसे पहले डिफॉर्मेशन उसमें जो होती है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। लाइक अगर थोड़ा सा लोड लगा है तो वो पहले इलास्टिकली ही बिहेव करेगी। अब ये अलग की बात है कि कुछ मटेरियल में इलास्टिक काफी देर तक, मतलब काफी मात्रा में इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और फिर वो ब्रेक कर जाती हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उनमें ज्यादा नहीं होता। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, फिर उसमें क्या होने लगता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगता है। आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें आपको मैं जो कह रहा हूं। तो एक चीज जान लीजिए यहाँ पे, अब एग्जाम्पल के तौर पे भी चीजों को हम देखेंगे कि कौन किसके अंतर्गत आता है, लेकिन एक चीज समझिएगा, किसी भी मटेरियल को सपोज करिए आप खींच रहे हैं या दबा रहे हैं, तो चलिए खींचने का एग्जांपल इजी रहता है, मैं उसको ले रहा हूं। खींच रहे हैं तो एक टाइम पर तक तो वो ऐसा रहेगा कि उसको छोड़ने पे वो वापस अपने शेप में आ जा रहा है, मतलब इलास्टिक बिहेव कर रहा है वो। लेकिन एक सीमा से ज्यादा जब उस पर आप लोड लगाएंगे तो फिर वो जो खींचेगा या डिफॉर्म करेगा वो प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली एक चीज तो क्लियर है कि इलास्टिक नेचर कोई भी मटेरियल अपने इनिशियल लोडिंग पर शो करता है, कोई भी मटेरियल इलास्टिक नेचर शो करता है कब, अपने इनिशियल लोडिंग पर, लेकिन बाद में वो कैसा बिहेव करेगा, प्लास्टिक ही बिहेव करेगा। उसके बाद इलास्टिक लिमिट को जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो प्लास्टिक बिहेव करने लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक कर्व खींचा है,
कर्व का मतलब ये माइल्ड स्टील का कर्व खींचा हूं मैं, कोई भी आप एग्जांपल लेके समझ सकते हैं चीजों को, ये फेमस है सिविल इंजीनियरिंग में इसलिए मैंने इसको लिया है। अदरवाइज मटेरियल तो कोई भी ले सकते हैं और सब पे लोड लगा के आप देख सकते हैं। अब चलिए एक मटेरियल है जिस पर मैं इस दिशा में स्ट्रेस बढ़ाता जा रहा हूं, इस दिशा में मैं क्या बढ़ाता जा रहा हूं, स्ट्रेस, ठीक है, और इस दिशा में क्या होती जा रही है, स्ट्रेन होती जा रही है, स्ट्रेन या डिफॉर्मेशन कह लीजिए आप। डिफॉर्मेशन में और स्ट्रेन में बस इतना ही अंतर है कि डिफॉर्मेशन होता है टोटल अमाउंट ऑफ मतलब चेंज, टोटल अमाउंट ऑफ चेंज मतलब कुल बदलाव जितना हुआ है, और डिफॉर्मेशन उसको कहते हैं, और डिफॉर्मेशन पर यूनिट साइज या यूनिट लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन मतलब होता है कि इकाई लंबाई में कितना चेंज हुआ या इकाई माप में कितना परिवर्तन हुआ, उसको हम लोग कहते हैं कि वो स्ट्रेन हुई उसमें, ठीक है ना। अभी बात करेंगे जब स्ट्रेस और स्ट्रेन चैप्टर पढ़ेंगे तब। अभी बस हम लोग देखिए इनका हेल्प लेकर के मटेरियल की प्रॉपर्टी समझने का प्रयास करें। असल में मटेरियल की प्रॉपर्टी स्ट्रेस और स्ट्रेन का ही एक टॉपिक है, लेकिन आपके बुक में दिया गया है इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस स्ट्रेन का एग्जाम्पल लेके समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए माइल्ड स्टील को जब खींचेंगे तो सबसे पहले उसमें स्ट्रेन होगी। अच्छा स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाऊंगा तो डिटेल करूंगा कि पहले स्ट्रेस आती है कि पहले स्ट्रेन आती है, वो बाद में बात करेंगे। बस इतना जानिए कि पहले स्ट्रेन आता है तो धीरे धीरे स्ट्रेस भी उसमें डेवलप होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये कर्व ऊपर जाने का मतलब समझ रहा है, यहां से यहां तक ये सीधी लाइन में जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक जैसे हम स्ट्रेस बढ़ रही, स्ट्रेस हुक्स लॉ स्टेट दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट को तक ऐसा होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट द रियल फैक्ट इज इट विल वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, मतलब हुक्स लॉ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड नॉट एट द इलास्टिक लिमिट। बेसिकली दीज टू पॉइंट्स आर एक्चुअली कॉन्करेंट पॉइंट, मतलब एक तरह से एक ही बिंदु पर होते हैं, लेकिन अगर एकदम थियोरेटिकली हम लोग चेंज करना चाहें चीजों को तो इलास्टिक लिमिट लिटिल बिट अपर देन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल बस मैंने ये कहा कि यहां से यहां तक जब लोड लगा है, जैसे लोड को किसी चीज को खींचते जा रहा है, तो देखिए यहां से यहां तक स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन होगी, तो स्ट्रेन यहां से यहां तक पहुंचेगा। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि वो इलास्टिक, देखिए ये ई जहां लिखा है ना वो इलास्टिक पॉइंट है इसका, ये ई जो है इलास्टिक पॉइंट है। मतलब अगर आप खींचें और देखिए लोड लगने पर वो यहां तक पहुंचा है, लाइक अगर देखिए इस लाइन को ऐसे में मिला दूं, इसमें खिंचाव इस पॉइंट तक हुआ है। इस पॉइंट का मतलब होता है बंधु, किसी चीज को खींचे हैं तो उसमें स्ट्रेन का अमाउंट इतना हुआ है, तब उसको अगर आप छोड़ दिए उसी समय, मतलब कुछ खींचे तो खींचा होगा, उस समय उसको छोड़े तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। मतलब ई जो है वो पॉइंट है जहां तक लोडिंग करने पर वापस अपने शेप में क्या हो रहा है, आ जा रहा है। लाइक अगर इसको यहीं से छोड़े तो फिर इसी कर्व से वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ई के बाद आप लोड लगाना स्टार्ट करते हैं तब इसके अंदर शुरू होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अभी डायरेक्टली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं, वो इल्डिंग पर पहुंचेगा। इल्डिंग का मतलब क्या होता है, ये सारे टर्म जानते रहिए, इनका जरूरत बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पढ़ने वाला है, ठीक है। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसमें अब जो डिफॉर्मेशन होगी वो रिस्टोर नहीं होने वाली है, रिस्टोर यानी रिगेन नहीं करने वाला है वो, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले इल्डिंग पॉइंट आता है। इल्डिंग क्या होती है, एक चीज मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इल्ड, इल्ड या इल्डिंग क्या होती है, ठीक है। इल्ड या इल्डिंग क्या होती है, तो देखिए इल्डिंग, इल्ड मतलब हिंदी में इसको कहते हैं पराभव। देखिए जब भी किसी मटेरियल पर लोड लगने पर वो अपना इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, कुछ देर तक ऐसा होगा कि लोड हटाने पर वापस से अपना शेप क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जैसे ही एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद लोड लगने पर स्ट्रेस स्ट्रेन, देखिए कर्व जो जा रहा है ना इस टाइप से, स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व जा रहा है वो कर्व इस टाइप से ऐसे ऊपर जा रहा है, तो अचानक तेजी से बढ़ने लगेगा स्ट्रेन की तरफ। मतलब एक मटेरियल में कंस्टेंट स्ट्रेस पर लगातार स्ट्रेन होने लगेगी, मतलब स्ट्रेन का अमाउंट बढ़ने लगेगा। जैसे शुरू में खींच रहे थे तो बहुत दिक्कत कर रहा था, शुरू में बहुत दिक्कत कर रहा था, एक बार खींचना शुरू हुआ तो लगा खींचने, तो वो पॉइंट जहां के बाद स्ट्रेन बहुत तेजी से यानी डिफॉर्मेशन बहुत तेजी से होने लगती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं यील्डिंग पॉइंट। मतलब यील्डिंग पॉइंट इज द पॉइंट आफ्टर विच मटेरियल स्टार्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेनिंग ऑन कंस्टेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। समझ में आ रही बात,
समझ गए होंगे, रिलेट कर लिए होंगे चीजों को, रोक करके वीडियो को समझ लीजिए। तो आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन तो टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा थोड़ा हिंट आपको कर रहे हैं कि स्ट्रेन कैसी कैसी होती है। देखिए इस जोन में ना इतना यहां से यहां स्ट्रेस पहुंच गया, देखिए यहां तक, तब स्ट्रेन केवल इतनी हुई है। ये कर्व को समझिए आप, कर्व में यहां से यहां तक स्ट्रेन हुआ है और स्ट्रेस यहां से यहां पहुंच गई है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब क्या है ना कि आप देखिए स्ट्रेस स्ट्रेस देखिए अब इसके बाद ज्यादा ऊपर नहीं गई है, लेकिन अब स्ट्रेन तेजी से यहां तक पहुंच गया है, बहुत ज्यादा। तो इस पॉइंट के बाद ना इल्डिंग शुरू हो जा रही है मटेरियल की। इल्डिंग के बाद ना भरोसा नहीं रहता है कि कितना जल्दी वो टूटेगा, मतलब उसका बिहेवियर ना बड़ा ही वो हो जाता है, धोखेबाज वाला हो जाता है। तो हम कभी भी कोई डक्टाइल मटेरियल जब लेते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ उसकी इल्डिंग स्ट्रेंथ तक ही मानते हैं। ये सब बातें तो हम लोग करेंगे अभी चीजों को, लेकिन ये जान लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा कि अभी इलास्टिक लिमिट क्या था, तो इलास्टिक लिमिट था वो जिस पर वो रिगेन कर लेता है। लेकिन एक चीज और जान लीजिए, हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जाते जाते जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है द कर्व शुड फॉलो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन लाइक y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को यहां से देखें तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ई, और अगर आप साइन हटाते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाता है E इंटू ई। अब ये हुक्स लॉ कहता है जहां पर कैपिटल ई यंग मॉडुलस को शो करता है, या यंग मॉडुलस का मतलब जानते हैं ना कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को यंग मॉडुलस कहते हैं। तो ई और ई यहाँ पे कैपिटल ई है जिसको यंग मॉडुलस, और स्मॉल ई को स्ट्रेन हम लोग शो कर रहे हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू mx के इक्वेशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। एक चीज यहाँ पर समझिए जरा ध्यान से, इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद भी इलास्टिक लिमिट तक रिगेन तो कर लेता है, लेकिन इसके बाद ये इक्वेशन फॉलो नहीं करता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। लाइक देखिए यहां तक लाइन सीधी गई है, लेकिन इस जोन में लाइन हल्की सी देखिए बेंड हुई है। बेंड होने का मतलब होता है इट इज नॉट फॉलोइंग हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। डायरेक्टली मतलब होता है स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब लीनियर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलास्टिक लिमिट तक ऐसा होता नहीं है, बल्कि प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक ऐसा होता है। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और इलास्टिक लिमिट में क्या अंतर है, इलास्टिक लिमिट तक रिगेन तो कर सकता है शेप को, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट के बीच में उसका जो रिलेशनशिप रहता है वो लीनियर नहीं रह जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। लेकिन देखिए ज्यादातर केसेस में ये दोनों पॉइंट एक ही पर होते हैं, इसलिए जनरल हुक्स लॉ में इंटरमीडिएट में या फिर आपने जो पढ़ा होगा उसमें दोनों को सीधे कहता है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, बट हुक्स लॉ इज जनरली वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो आपको ये कर्व समझ में आया। उसके बाद क्या होगा, अपर यील्ड पॉइंट है, यील्डिंग शुरू होगी यहां से, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। इस जोन में जाकर के इसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है, फिर यहां से यहां तक का ये पूरा जोन, जो ये जोन है ना लोअर यील्ड पॉइंट से यहां तक का जोन, ये पूरा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब होता है, स्ट्रेन हार्डनिंग का मतलब इस जोन में मटेरियल की स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ने लगती है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से। जैसे वो पहले अपने आप को छोड़ चुका था कि लाइक छोड़ दो यार, मैं देखो यहां से यहां तक ना तेजी से स्ट्रेन हुई है सेम ही स्ट्रेस पर, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हुई है स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से। तो स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के समय उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा शो करने लगती है। देखिए ये कर्व ना अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं असल में डिप्लोमा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, थोड़ा सा अपर की बात है, लेकिन अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है आपको बाकी चीजें समझने में। उसके बाद वाला पॉइंट जो होता है एस अल्टीमेट स्ट्रेस है। इस पॉइंट पर स्ट्रेस देखिए मैक्सिमम है, मतलब इस लाइन को अगर आप मिलाएंगे ऊपर ले जाके तो स्ट्रेस की लाइन को मैक्सिमम पॉइंट पर काटेगा। उसके बाद कर्व डाउन होता है और रप्चर यहाँ पर जाके फेल होता है। अब देखिए स्ट्रेस अल्टीमेट कहाँ होता है, पॉइंट एस पर, जहां पर स्ट्रेस की वैल्यू मटेरियल में मैक्सिमम होती है, उसको अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो मटेरियल यहां जाके फेल होता है, क्लियर है, फेल नहीं होता मतलब स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, और यहां जाके आर पे क्या होता है, रप्चर यानी उसका फेलियर हो जाता है। क्यों पहले स्ट्रेस अल्टीमेट पर पहुंचा तो फेल नहीं हुआ और बाद में जाके फेल हुआ, इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या है हम लोग बाद में समझेंगे, अभी आपको जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, वैसे बाद में फिर से क्या ही मैं बताऊंगा। ये जान लीजिए कि दो टर्म आते हैं, एक आता है एक्चुअल
इसको आप ना रहने दीजिए, इसको स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर आपका ये लेक्चर फालतू में बढ़ेगा। इस टॉपिक को स्ट्रेस स्ट्रेन में डील करूंगा। फिलहाल बस आपको इतना समझना था कि जो परमानेंट और टेम्पोररी डिफॉर्मेशन क्या होती है। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब यील्डिंग के बाद वाली डिफॉर्मेशन परमानेंट होती है, और उसके पहले वाली डिफॉर्मेशन यील्डिंग और इलास्टिक कह लीजिए आप। इलास्टिक लिमिट के पहले जो भी डिफॉर्मेशन होती है वो टेम्पोररी डिफॉर्मेशन होती है, और इलास्टिक लिमिट के बाद जो डिफॉर्मेशन होती है वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है। और हर मटेरियल का इलास्टिक लिमिट कहीं नीचे होगा, बहुत कम पर होगा, लेकिन होगा जरूर। अब ये माइल्ड स्टील था तो इलास्टिक होता है, तो काफी इलास्टिसिटी उसके अंदर हाई होती है, इस वजह से इलास्टिक लिमिट काफी ऊपर है। कुछ मटेरियल थोड़ा ही के बाद इलास्टिक के बाद लगते हैं प्लास्टिक होने, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा इलास्टिक दिखाने के बाद प्लास्टिक हो जाएंगे। तो सबका अलग अलग बिहेवियर है हर मटेरियल का। तो आप चलिए इलास्टिसिटी के बारे में बात करें। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रीगेन्स इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। ठीक है ना। इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है जिसमें लोड हटाने पर ये अपने शेप को क्या कर लेता है, रीगेन कर लेता है। बात समझ आ रही है। तो ये इलास्टिक हुआ। प्लास्टिक मटेरियल क्या हुआ, प्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। इन प्लास्टिक मटेरियल materials get permanently deformation on application of load and does not get its shape or size back। मतलब अपना फिर से प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपना शेप और साइज को, तो ऐसे मटेरियल को कहते हैं प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है। उसके बाद आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब किसी चीज को तारों में खींचा जाना। मतलब देखिए हाईली प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा जब किसी चीज को आप तार में, जैसे मेटल है उसको पिघला के आप तार में खींचेंगे, तो आप बताइए तार में खींचेंगे तो थोड़ी देर बाद टूट जाएगा। लेकिन गोल्ड ऐसा डक्टाइल मटेरियल है जिसके 1 ग्राम से लगभग 500 मीटर लंबी तार खींची जा सकती है। 1 ग्राम गोल्ड से आधा किलोमीटर तक आप उसको फैला सकते हैं, इतना ज्यादा डक्टाइल है वो। तो एक चीज को समझिएगा, डक्टिलिटी में जो तार खींचे हैं तो क्या वो खींचने के बाद फिर से शेप अपना रीगेन कर लेगा, तब तो हो चुका, तार खींचे जा चुके। तो ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल मेटल मटेरियल होते हैं। तो देखिए मेटल्स मतलब जो भी मेटल है वो सब लगभग डक्टाइल मटेरियल में आते हैं। तो डक्टाइल मटेरियल में देखिए होता क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। कौन सी डिफॉर्मेशन होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है डक्टाइल में। और किसमें, टेंशन में। इस चीज का ध्यान रखिएगा, टेंशन काइंड ऑफ लोडिंग पर इस पर क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। क्योंकि लोड भी देखिए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुई है, लेकिन किसमें, तनाव पर हुआ है। और एक टर्म इसी का भाई आता है दूसरा, मेलेबिलिटी। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी में आपके डिप्लोमा स्तर पर जो एग्जांपल या दिए जा रहे हैं डेफिनेशन वो मैं आपको बता दूं। इसको लिखेगा वह प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत इसको तारों के रूप में खींचा जा सकता है। मेलेबिलिटी में बोलेगा कि वह प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत मटेरियल को पीट करके प्लेट में या चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए चादर में परिवर्तित करें या डक्टाइल खींच के तारों में बदला, दोनों में ही परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को ही परमानेंट डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, जब भी मटेरियल को आप पीट पीट के चादरों में बदलेंगे, जैसे लोहे का कोई चीज है उसको पीटे और वो उसको बदल दिए आप चादर के फॉर्म में, सीट के फॉर्म में, ठीक है, तो उसके अंदर मेलेबिलिटी अगर नहीं रहेगी, तो मेलिएबल अगर नहीं है तो वो नहीं शो करेगा, उस प्रॉपर्टी से उसका वो नहीं कर पाएगा। जैसे क्या आप चाहते हैं, चौक ले लीजिए, चौक या फिर मिट्टी का कोई प्लास्टिक ले, उसको पीट पीट के जरा प्लेट में कन्वर्ट करिए तो नहीं हो सकता है वो। तो एक चीज जान लीजिए, हर मेटल में या हर पदार्थ में मेलेबिलिटी नहीं होती है, लेकिन मेलिएबल कोई पदार्थ तभी होगा जब उसको पीट के बदला जा सकता हो। इसमें भी तो पीटेंगे तो फिर वो उसी शेप में रह जाएगा, यानी इसमें भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, इसमें भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन किसमें, कंप्रेसिव टाइप ऑफ लोड में, कंप्रेसिव टाइप ऑफ लोडिंग में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। इसमें टेंसाइल लोड के इफेक्ट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अब ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुए बिना वो रप्चर में पहुंच जाता है। ठीक है ना। या बहुत स्मॉल अमाउंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। लाइक कोई भी ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, हिंदी नाम बता दूं, प्रत्यास्थता, सुघट्यता, तन्यता, भंगुरता, इसका हिंदी नाम मेलिएबल। एक बार आप लोग सर्च कर लीजिएगा प्लीज, मुझे याद नहीं आ रहा इसका कि मेलिएबल में क्या बोलते हैं इसको। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, आपकी बुक में मिल जाएगा, गूगल कर सकते हैं आप।
क्रीप मतलब तो क्रीप ही है, इसका कोई हिंदी जानने का जरूरत नहीं है। ये सब ना हिंदी मत जानिए इनका, देखिए ठीक है, इनका हिंदी नाम चलता भी नहीं, एग्जाम में आपको ये हिंदी में ही फटीग लिख कर दे देगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर आपके लिए। तो मैलेबिलिटी अगर आपको समझ में आ गई हो क्लियरली, तो आप इसको समझ गए। इसमें कंप्रेसिव टाइप ऑफ लोडिंग पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, इसमें टेंसाइल काइंड ऑफ लोडिंग पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इसमें ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस मतलब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण मटेरियल पर लोड लगाने पर उसमें डिफॉर्मेशन ना हो, सीधे रप्चर हो जाए, लेकिन वो डिफॉर्म ना हो ज्यादातर, ठीक है। ऐसा कोई भी, जैसे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल, जैसे ग्लास ले लीजिए, ग्लास, या फिर आप कोई चौक का टुकड़ा ले लीजिए, या फिर कोई भी ऐसा ब्रिटल मटेरियल जो इजीली ब्रेक कर जाता हो, मतलब उस पर लोड लगाने पे वो दब नहीं रहा है या फिर घट बढ़ नहीं रहा है, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रही है, सीधा रप्चर हो जा रहा है, या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन के बाद ही रप्चर हो जा रहा है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या है? ब्रिटलनेस है, ठीक है। अगली चीज आती है क्रीप। देखिए क्रीप का मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कंटिन्यूअस लोडिंग, ठीक है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कंटिन्यूअस लोडिंग। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि एक सिंपल सी चीज, इलास्टिक मटेरियल लिया, उसको खींचा, वो अपना शेप रीगेन कर लेगा, वेरी गुड। उसको खींचा, वो अपना छोड़ेंगे तो शेप रीगेन कर लेगा, वेरी गुड। लेकिन अगर उसको खींचे रह गए काफी देर तक, काफी देर तक खींचे रह गए अगर हम उसको, तो एक समय के बाद, इलास्टिक ही डिफॉर्मेशन हुआ था, लेकिन एक समय के बाद जब उसको छोड़ेंगे ना, तो वो वापस से कंप्लीटली रीगेन नहीं कर पाएगा अपनी शेप को। लाइक अगर कंटिन्यूअस लोडिंग लगा हो, कम कम मात्रा में भी, देखिए किसी चीज पर थोड़ी सी इलास्टिक लोड लगाएंगे तो इलास्टिक के इफेक्ट में क्या होगा? इलास्टिक के इफेक्ट में वो अपना शेप रीगेन कर लेगा, लेकिन अगर उस पर वही लोड कंटिन्यू देर तक लगा हो तो उसमें क्रीप के गुण के कारण उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन बन जाएगी, परमानेंटली। इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्रीप कहते हैं, मतलब क्रीप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट हैज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन अंडर कंटिन्यूअस लोडिंग। इज दैट क्लियर? आप इस इन सब चीजों के नोट्स वगैरह जो है ना, वो तो लिखे हुए मिल जाएंगे, अभी आप समझने का प्रयास करिए चीजों को, जब पढ़े तो समझ में आ जाए। तो क्रीप आपको समझ में आ गया। एक टर्म आता है रेजिलियंस, ठीक है। देखिए किसी भी मटेरियल में ना, मैं आपको, देखिए जो लोग जेई वगैरह के लिए लेक्चर पढ़ रहे हैं, समझ में तो आएगा बंधु आपको, लेकिन मैं डिप्लोमा में थोड़ा कंट्रोल्ड वे में बोलूंगा, नहीं तो मैं यही दोनों टॉपिक समझाने में केवल 2-3, बहुत ज्यादा 1-2 क्लास 2 घंटे के लिए लेता हूँ। तो बस केवल इतना मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा वाले एग्जाम में आपका काम हो जाए, जेई में भी हो जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से संतुष्टि लेने के लिए मैं एकदम खोल के रख दूंगा ग्राफ पे इसको, तो उतना मैं इसमें नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको बस काम का चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस देखिए, किसी भी बॉडी को जो आप स्ट्रेच करते हैं या उसमें डिफॉर्म करते हैं और वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो रही, लाइक हमने खींचा और छोड़ने पर वापस अपने शेप में आ गई, तो जब तक खींचे रहेंगे ना, तब तक उसके अंदर एक एनर्जी सेव रहती है, इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? किसी चीज में अगर आप उसको खींचे पड़े हैं, उसकी अवस्था को बदल रहे हैं और वो अपने स्टेट को वापस से चाहता है रीगेन करना, तो उसके अंदर सेव हो जाती है कौन? स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी वंस अगर सेव हो रही है, और तो वो जैसे ही छोड़ेंगे वो एनर्जी को रिलीज करके अपना शेप वापस क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो इलास्टिक लिमिट तक किसी मटेरियल के अंदर जो एनर्जी सेव रहती है उसको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं, और मटेरियल का वह गुण जिसके कारण वह अपने अंदर इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी सेव कर सकता है उसको रेजिलियंस कहते हैं। मतलब रेजिलियंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन होल्ड एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट, मतलब अपने अंदर एनर्जी को होल्ड करके रख सकता है कोई मटेरियल इलास्टिक लिमिट तक, और उसका यह गुण रेजिलियंस कहलाता है। एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज सेव्ड इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। इज दैट क्लियर? मतलब जो एनर्जी सेव होती है उसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। क्लियर है? अगला आता है टर्म फटीग। फटीग, फटीग का मतलब होता है, देखिए दोस्त, देखिए फटीग तो बहुत लंबा टॉपिक, मैं इसको नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझिएगा। फटीग में ना किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो काफी घट जाती है। जैसे कैसे? अगर मान लीजिए आप ही को, मैं एक सिंपल एग्जांपल, बहुत इजी, आपको मैं बोलूं कि 5 किलो का बैग है, उसको लेके चले जाइए मार्केट, तो आप 5 किलो लेके जाएंगे और लेके चले आएंगे, क्योंकि उसको लटका के ऐसे आप चले गए लेकर के, लेके चले आए। लेकिन अगर 5 किलो के डंबल को 5 बार ऐसे अप एंड डाउन करना हो तो 20, 25, 50 बार के बाद आप रख देंगे। क्यों? ऐसा क्या हुआ उस दौरान? ऐसा क्या हुआ कि आपने डंबल रख दिया और बैग 5 किलो का पीठ पर लाद के या फिर उसको लेकर के कंटिन्यूअस लेके जाना था तो चले गए। मतलब समझ रहे हैं आप क्या होगा? फटीग मतलब होता है कि रिवर्सल इफेक्ट ऑफ लोड।
कोई किसी चीज पर लोड लग रहा है तो वो लोड अगर कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है अपना नेचर, लाइक टेंशन से कंप्रेशन, कंप्रेशन से टेंशन, टेंशन से कंप्रेशन, कंप्रेशन से टेंशन, तो ऐसे लोड को ना मटेरियल ज्यादा देर तक नहीं झेल पाता। अगर कोई मटेरियल की स्ट्रेंथ 100 है तो समझिए अगर उस वही लोड उस पर अप एंड डाउन करके दिया जाए, लाइक लोड आए जाए आए जाए आए जाए, तो इस केस में वो ना 40 से ज्यादा नहीं ले पाएगा, मतलब लगभग 40% ही ले पाता है ज्यादातर मटेरियल। हर मटेरियल का इंडोरेंस लिमिट अलग अलग होता है। अब इंडोरेंस लिमिट एक टर्म आ गया, अभी डिस्कस करते हैं नीचे। तो फटीग का मतलब, फटीग एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल की स्ट्रेंथ घट जाती है, और ये घटी हुई स्ट्रेंथ किस वजह से घटती है, क्योंकि रिवर्सल इफेक्ट ऑफ लोडिंग की वजह से। लोड का इफेक्ट अगर रिवर्स हो रहा हो, बार बार चेंज हो रहा हो, अपोजिट नेचर का जनरेट हो रहा हो, तो उस केस में उसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ जो बचती है वो उसकी फटीग स्ट्रेंथ होती है, और सारे स्ट्रेंथ में सबसे कम होती है। लाइक टेंशन में वो ज्यादा झेल लेगा, कंप्रेशन में ज्यादा झेल लेगा, लेकिन फटीग में उसकी स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है। इंड्योरेंस लिमिट क्या होती है? इंड्योरेंस लिमिट वो जो मैंने कहा ना कि 100 है तो 40 हो जाएगा, तो 40 इज द इंड्योरेंस लिमिट। मतलब फटीग के केस में अगर फटीग लग रहा है किसी पर, तो एक लिमिट पर आके, तो जैसे मान लीजिए आप, क्या है कि मटेरियल में बार बार रिवर्सल इफेक्ट, उसकी स्ट्रेंथ घटने लगी और 40 हो गई, 40 के बाद आप कितना भी कर लीजिए वो घटने वाली नहीं है। तो देखिए किसी भी मटेरियल का जब चेक किया जाता है ना कि कितने पर उसको फटीग वो शो कर रहा है, तो मटेरियल पे लोडिंग की जाती है कई बार साइक्लिक लोडिंग, एक बार हटाया गया लाया गया, हटाया गया लाया गया, हटाया, ऐसा 2 मिलियन साइकिल देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ घटती जा रही घटती जा रही है, और एक टाइम पर आकर रुक जाती है, एंड दैट रिटेन्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड इंड्योरेंस लिमिट ऑफ द मटेरियल। मतलब इंड्योरेंस लिमिट पर आके मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ रिटेन कर लेता है, और उससे कम उसकी स्ट्रेंथ अब नहीं होगी। समझ में आ गई बात? एंड द लास्ट टर्म इज टफनेस और मॉडुलस ऑफ टफनेस। रेजिलियंस तक अगर आप एनर्जी सेव कर रहे थे तो उसको मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कह रहे थे, लेकिन अगर पूरे रप्चर तक, देखिए रेजिलियंस का मतलब होता है ये इलास्टिक लिमिट है, तो ये पूरा एक डायग्राम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ये जो डायग्राम बना, ये शेडेड एरिया जो आप देख रहे हैं, इसमें जो एनर्जी सेव हुई है ये उसकी रेजिलियंस एनर्जी है। लेकिन रप्चर पॉइंट तक अगर पूरा हुआ है, ये पूरा रप्चर पॉइंट तक, तो ये पूरा एनर्जी जो सेव करता है या जो वर्क करना पड़ता है इसको डिफॉर्म करने में, एनर्जी सेव तो नहीं होगी। तो टफनेस में एनर्जी सेव नहीं होती है, ठीक है, इसमें वर्क करना पड़ता है इतना इसको डिफॉर्म करने के लिए। तो अमाउंट ऑफ वर्क विच इज डन अप टू रप्चर लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ टफनेस, एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टफनेस। मतलब ऐसा गुण जिसके कारण रप्चर तक इस पर वर्क करना पड़ता है, टफ। देखिए किसी चीज के टफ होने का मतलब क्या होता है, जैसे शूज वगैरह आप पहनते हैं तो टफ होता है, आप उसको दबाते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर अपने शेप में आ जाता है, दौड़ते भागते हैं टूट। अब उसकी जगह पर अगर वुडन स्लीपर हो, तो वुडन स्लीपर का मतलब होता है लकड़ी का चप्पल होता, तो खड़ाऊं जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, तो उस केस में वो टफ नहीं है, वो उसमें एनर्जी सेव नहीं होती है, वो टूट जाएगा खटाक से। तो टफनेस का मतलब होता है एक वर्क लेता है वो रप्चर पॉइंट तक पहुंचने पर, और जो टफ नहीं रहेगा ना वो जल्दी ही बिना किसी वर्क के ही टूट जाएगा जल्दी। लेकिन अगर कोई चीज टफ है तो वो रप्चर तक पहुंचने में काफी ज्यादा एनर्जी सेव कर लेती है, ठीक है। सेव क्या मतलब, उस पर वर्क ज्यादा करना पड़ता है। आई थिंक आपको मटेरियल की ये प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी क्लियरली। अब इनको लिखना कैसे है, तो ये तो मैंने समझाने वाली बात की, लिखने वाली बात जो है आपको नोट्स में मिल जाएगी, या फिर आप बुक में अगर पढ़ेंगे ना अपने से बिना नोट्स के भी, तो बुक में आप देखेंगे तो बुक में आपको लिखा हुआ सब मिल जाएगा, और उसकी मदद से आप पढ़ सकते हैं। छोटा सा चैप्टर था कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अभी इस चैप्टर में एक टॉपिक बचा हुआ है, टेस्टिंग कैसे करना है। सारे मटेरियल पर जो जो टेस्ट दिए गए हैं, लाइक टॉर्जन है, टेंशन है, कंप्रेशन है, या फिर जितने भी टेस्ट हैं, सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सोम के वीडियो को जितना ज्यादा देखिए, आप जितना शेयर करेंगे, हर आदमी अगर केवल 2-2 सब्सक्राइबर बनाएगा तो फिर कुछ दिनों बाद नोट्स फ्री हो जाएंगे, ये चीज जान लीजिए। हर आदमी केवल 2-2 सब्सक्राइबर अगर बनाता जाए तो कुछ दिन में नोट्स फ्री हो जाएंगे, तो उससे फायदा सबका होगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा बढ़वाइए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि नोट्स मैं फ्री कर दूं। अभी तो पेड है, मैंने कहा ही था जैसा कि कल कि नोट्स अभी तो पेड रहेगी, लेकिन जैसे ही कुछ सब्सक्राइबर हो जाएंगे नोट्स फ्री हो जाएगी, इसलिए क्योंकि कुछ पैसे फिर मिलने लगेंगे, शायद यूट्यूब से शायद कुछ अर्निंग होने लगे, तो फिर मुझे नोट्स फ्री कर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।